हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेल। ठीक है। तो ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है जो कि एएलपी के लिए बनाया है, आरआरबी एएलपी के लिए। लेकिन आप अगर एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सेल एक्चुअली, सेल का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है साइटो। साइटो इसका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि सेल का स्टडी को क्या बोलेंगे, तो साइटोलॉजी बोलेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम ही साइटो है। तो क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल। ठीक है। और जितने सारे मैं पॉइंट्स बताते हुए चलूँगा सब जो है किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है आपका। सेल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी है, बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है, यूनिट है। ठीक है। सुनिएगा कि सेल जो है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रोमोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे कुछ हैं, लेकिन ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है। सेल को डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा। टी छूट गया यहाँ पे, रॉबर्ट हुक होगा। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो है ये डेड सेल के बारे में खोज की थी। ठीक है। डिस्कवर जो सेल का किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो डेड सेल के द्वारा। ये पूछा जाता है कि लिविंग सेल जो पहला डिस्कवर किया था वो किसने किया था, तो ये हो जाएगा वॉन लीवहोक ने। ठीक है। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ऐसे ही पूछा जाता तो रॉबर्ट हुक बोला जाएगा, लेकिन अगर पूछे लिविंग सेल्स सबसे पहले किसने खोज की थी, तो ये हो जाएगा वॉन लीवहोक। ठीक है। अगला सुनिएगा। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है सेल्स से मिलकर के बने, सेल्स से टिश्यू बना है, उसके बाद बाकी सारा फर्दर प्रोसेस है। तो ये बोला गया, ये किसके द्वारा बोला गया था कि हमारा बॉडी जो है कम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, यानी कि सेल से बना हुआ है। तो ये बोला गया था आपका शॉवन और सैचिडेन के द्वारा। ठीक है। नाम याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आगे सुनिए। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा सेल जो है ये कौन सा सेल है। ठीक है। इसको, ये है माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड बोला जाएगा तो क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। और अगर बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड बोला जाएगा तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है। ये वर्ल्ड की बात बोला गया है तो होगा माइकोप्लाज्मा, अगर बिगेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है। स्मॉलेस्ट में माइकोप्लाज्मा। उसके बाद बात करें स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा जो सेल है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका, वो मेल का होता है, स्पर्म। ठीक है। अगर बात करें बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी में अगर बिगेस्ट सेल की बात करें तो होता है ओवम, जो कि है फीमेल में। ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बने। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, ठीक है, वही माइक्रोप्लाज्मा, बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है। उसके बाद बात करें स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ये हो जाएगा स्पर्म। बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ये हो जाएगा आपका ओवम। उसके बाद बात करें लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो सबसे लंबा जो सेल है ह्यूमन बॉडी का वो होता है न्यूरॉन। ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं आप, नर्व सेल्स भी बोलते हैं। ये कहाँ पे मिलता है, ब्रेन में मिलता है। ठीक है। सेल डिवीजन डज नॉट हैपन, तो पूछा गया कि सेल डिवीजन कहाँ पे नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रेन में जो है सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है। इसलिए भी बोला जाता है कि ब्रेन का अगर सेल्स अगर डैमेज हो जाता है तो आदमी आदमी चढ़ने फिरने लायक नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं हो रहा तो सेल बन भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से आदमी को ये बोला जाता है कि कुछ हो जाए लेकिन ब्रेन को प्रोटेक्शन दो। ठीक है। माथे को प्रोटेक्शन दो। फास्टेस्ट जो सेल डिवीजन, माने सबसे ज़्यादा जो सेल डिवीजन होता है, यानी कि सेल अगर डैमेज हो गया या किसी तरह का, तो सेल जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो होता है लीवर में। ठीक है। तो लीवर में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस, अगर सेल लीवर का अगर सेल डैमेज भी हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है। ठीक है। यानी कि नए नए सेल्स बनते रहते हैं। अब ये वाला कंसेप्ट सुन लीजिए कि सेल, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनता है, हमारा बॉडी बनता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। सेल डिवीजन कहाँ पे नहीं होता है, ब्रेन में नहीं होता है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो न्यूरॉन। बिगेस्ट सेल की बात करें, बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क है, देखिएगा, बिगेस्ट हो जाएगा ओवम। ठीक है। आगे अब कुछ सेल्स के टर्म्स अब देख लेते हैं। ठीक है। सेल्स के जितने भी 14-15 टर्म हैं सबको देखेंगे हम लोग, मतलब सेल्स के अंदर जितने सब कुछ है। ठीक है। जितने सारे चीज़ें हैं सबको देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और क्या नाम से जानते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बोलिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए, ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है। ठीक है। ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है। उसके बाद ये किस चीज़ का बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है।
और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही बाकी सारे पार्ट्स होते हैं। तो जितने भी सेल्स के पार्ट होंगे वो सारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होंगे, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें, ठीक है, जितने भी हैं सारे, न्यूक्लियस की बात करें, सारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें सेल वॉल की। सेल वॉल जो होता है ये सिर्फ प्लांट में ही होता है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन तो है ही, तो बाकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग का जो आउटर स्किन है, ठीक है। और बात करें जैसे हम लोग कपड़ा वगैरह पहन लेते हैं, लेकिन आपका प्लांट तो उस तरह प्रोटेक्शन नहीं ले सकता, वो उसको लिए क्या चाहिए, सेल वॉल है उसमें। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं कि हम लोग कपड़ा उपड़ा पहन लेते हैं लेकिन प्लांट कपड़ा उपड़ा नहीं पहन सकता है, तो वो उसके पास क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल एक्चुअली बना किस चीज़ का होता है, तो ये सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। याद रखना है जो हमारा सेल वॉल है वो प्लांट में वो किस चीज़ का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। और क्या होता है कि सेल वॉल जो होता है ये प्रोटेक्शन और क्या देता है, शेप देता है, ठीक है, प्रोटेक्शन और शेप देता है, ठीक है। उसके बाद सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बोले या फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोले, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये भी पूछा जाता है कि 38 एटीपी मिल करके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ऑप्शंस में दिए जाते हैं ऐसे 36 एटीपी, 34 एटीपी, तो 38 एटीपी मिल करके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर वॉल है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए स्पेलिंग क्या है, क्रिस्टी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, तो रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी को बरकरार रखता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम के बैलेंस को भी बना के रखता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम का बैलेंस को कौन बना के रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद और सुनिएगा कि अगर किसी सेल का डेथ हो जाता है तो इसको रिन्यू कौन करता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से तो सेल डेथ हो जाता है, रिन्यूअल करवा, डेथ हो जाना या रिन्यूअल करवा किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। उसके बाद स्टेम सेल रेगुलेशन, सेल का जो स्टेम सेल का जो रेगुलेशन है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कि कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, क्लाइमेट ठंडा है, तो वहाँ पे क्या करता है, आपके बॉडी में क्या हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम है। आगे सुनिएगा कि ह्यूमन आरबीसी, जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पुसल्स या फिर आपका रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, है ना, इसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। याद रखिएगा आरबीसी भी तो एक तरह का सेल ही है, तो वहाँ पे जो है कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा सेल है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका आरबीसी में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले बात की हम लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारे पूरे बॉडी में है, पूरे बॉडी में ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि कहीं पे एनर्जी में हम लोग के बॉडी को कहीं पे एनर्जी ज़्यादा लगता है, कहीं पे कम लगता है। जैसे मान लीजिए हम हाथ से कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो काम करने के लिए हाथ को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन जैसे मेरा मेरा कोई और पार्ट है जो कि काम ही नहीं कर रहा है अभी के लिए, ठीक है। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो मेरा पैर काम कर रहा है, बाकी सब पार्ट तो नहीं काम कर रहा है। तो क्या होता है कि एनर्जी तो वहाँ ज़्यादा चाहिए, पैर को ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी, ये जो एनर्जी बन रहा है, ठीक है, इसको ट्रांसफ़र कौन करता है, तो ये करता है गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, आपको गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। यानी कि जितना भी एनर्जी बन रहा है या प्रोटीन्स बन रहा है उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि कहीं किसी चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और किसी चीज़ को लेकर के आपको कम काम करना पड़ रहा है, तो जो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है उसको ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा ताकि आपका हाथ या पैर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। तो ये हो जाता है आपका ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो द्वारा जो एनर्जी या प्रोटीन प्रोड्यूस किया गया था उसको ट्रांसफ़र करना। अब मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोटिक, ठीक है, मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है गोल्जी बॉडी। मतलब यूकैरियोटिक मतलब हम लोग जो होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस है, और भी एग्जाम्पल है। तो इसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स को, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है।
तो याद रखना है गोल्जी बॉडी मोस्टली किस में पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी बोले इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफाई करना एंड पैक्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, अब आते हैं वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है। तो ये वाटर स्टोर कहाँ हो रहा है, ठीक है, वाटर है कहाँ पे, स्टोर कहाँ पे हो रहा है, तो ये होता है हमारा वैक्यूल्स में। हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के सेल्स में क्या है, वैक्यूल्स है, जहाँ पे क्या होता है, पानी यानी वाटर स्टोर होता है। ठीक है, तो वाटर को बैलेंस करता है ये। उसके बाद क्या है कि प्लांट के पास जो है वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है एनिमल से। ठीक है, हम लोगों का जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है, लेकिन प्लांट्स के पास ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो और ये क्या करता है, वैक्यूल्स डिटेन वेस्ट प्रोडक्ट को डिटेन करता है। अब आते हैं सेंट्रोजोम पे। ठीक है, सेंट्रोजोम जो है ये सेल डिवीजन करवाता है, यानी सेल डिवीजन में हेल्प करवाता है सेंट्रोजोम। तो याद रखिएगा सेंट्रोजोम क्या करता है, सेल डिवीजन कराता है। ठीक है, अब सुनिएगा, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, तो होता है सेंट्रोजोम में। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि लीवर में जो होता है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। ठीक है, मैक्सिमम सेल डिवीजन हैपन इन आपका सेंट्रोजोम। ठीक है, यहाँ पे देखे थे हम लोग, ये वाला स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए फास्टेस्ट सेल डिवीजन कहाँ पे हो रहा था हम लोग का, लीवर में। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन लीवर पे हो रहा, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। तो ये देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो सेल डिवीजन हो रहा है लीवर पे हो रहा है, और कौन करवा रहा है, सेंट्रोजोम, क्योंकि सेंट्रोजोम का संख्या जो है ये सब यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो सेंट्रोजोम का संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे, लीवर में। उसके बाद बात करें सेंट्रोजोम का संख्या, सेंट्रोजोम जो होता है वो सबसे कम कहाँ पे होता है, तो ब्रेन में कहाँ पे, न्यूरॉन में। अब सुनिएगा कि सेंट्रोजोम की वजह से ही क्या हो रहा है, सेल में डिवीजन हो रहा है। तो जब अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है तो उसी वजह से क्या हो रहा है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब सेल डिवीजन अनकंट्रोलेबल हो, माने सेल डिवीजन हुए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैंसर नाम देते हैं। तो फिर अब ये बात आती है कि हम लोग सुने होंगे ब्रेन कैंसर। तो जब ब्रेन में जब सेंट्रोजोम है ही नहीं, सेंट्रोजोम कम है, तो फिर वहाँ पे सेल डिवीजन कैसे हो रहा है। ठीक है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन कैंसर हो रहा है। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है। तो होता क्या है, ब्रेन का जो 90% जो है, 90% सेल जो है वो नर्व सेल्स है, लेकिन बाकी 10% जो है ग्लियल सेल्स है। तो नर्व सेल में कभी भी या न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। हम लोगों ने सबसे पहले ही देखा था कि यहाँ पे आपका देखिएगा कहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, तो ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, कौन से, न्यूरॉन में। ठीक है, इसी को नर्व सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ फिर कैसे आ गया, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे देखिए, तो ब्रेन में जो है 90% नर्व सेल्स है, लेकिन बाकी 10% जो ग्लियल सेल्स है इसमें सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से अगर सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो ब्रेन कैंसर हो जाता है। ठीक है, अब समझ में आया। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि ब्रेन में कौन सा सेल है, नर्व सेल्स, जबकि ग्लियल सेल्स भी होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर होता है हम लोग को। आगे सुनिएगा, अब आते हैं 7वां नंबर में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसको क्या बोला जाता है, ERB शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो इसका दो पार्ट होता है, या दो साइड भी बोल सकते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका दो पार्ट होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ होता है। ठीक है, तो रफ साइड में ही राइबोसोम्स होता है आपका। ठीक है, अब पूछा ये जाता है कि बताइए कि फैट्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि फैट्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ER में होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जाता है कि बताइए कि राइबोसोम्स कहाँ पे पाया जाता है, तो राइबोसोम्स कभी कहाँ पे पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब पर्टिकुलरली ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से पार्ट में राइबोसोम्स पाया जाता है, तो रफ वाले पार्ट में। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे सुनिएगा, अब आते हैं, तो ये भी बोला जाता है कि बताइए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। स्मूथ वाले में फैट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और रफ वाले में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, राइबोसोम्स के द्वारा। तो अगर पूछा जाए कि हम लोगों के सेल्स में प्रोटीन किसके थ्रू बन रहा है या किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका राइबोसोम्स के द्वारा, जो कि कौन से साइड में होता है, रफ ER यानी
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के रफ साइड में होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट्स भी बन रहा है और प्रोटीन्स भी बन रहा है। फैट बन रहा है आपका स्मूथ रेटिकुलम में, और फैट जो बन रहा है वो रफ रेटिकुलम में, किसके द्वारा? राइबोसोम्स के द्वारा। ठीक है, अब राइबोसोम्स का जो डिस्कवर किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? पैलेडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन का बनना किसके द्वारा हो रहा है? तो ये राइबोसोम्स के द्वारा हो रहा है, और राइबोसोम्स को ही प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइबोसोम्स को बोला जाता है। उसके बाद राइबोसोम्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है ऑन देयर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अकॉर्डिंग टू देयर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और नाम क्या दिया गया है? 70s 80s। 70s जो होता है वो स्मॉल होता है, और 80s जो होता है बिग होता है। स्मॉल वाला जो है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और बिग वाला जो 80s है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो हुआ ये प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प किया। ठीक है, और राइबोसोम्स कौन सा पार्ट में होता है? ER के कौन सा पार्ट में? रफ वाले पार्ट में। ठीक है, आगे सुनिए। अब आता है न्यूक्लियस के बारे में। तो हम लोग न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। सेल का जो ब्रेन है या कंट्रोलर है वो न्यूक्लियस को ही बोला जाता है, क्योंकि जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स पाया जाता है, और क्रोमोसोम्स के अंदर DNA RNA जीन्स ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर ही DNA RNA ये सारे पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ होता है? तो न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन होता है, 10% DNA, और बाकी सब 10%। तो याद रखना है न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा पार्ट क्या होता है? प्रोटीन का होता है। ठीक है, अब सुनिए लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स की बात करें तो ये किसके द्वारा? डे डुव के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, लाइजोसोम्स के पास एक तरह का एंजाइम्स होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो हम लोग जो ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं ये सारा क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें सेल्स के अंदर ही है। तो लाइजोसोम्स क्या होता है? अपने आप को ब्लास्ट करता है। ठीक है, अपने आप को ब्लास्ट करेगा तो क्या होगा कि एक तरह का एंजाइम रिलीज करता है, जिससे वो सेल जो है वो खुद क्या हो जाता है? मर जाता है। ठीक है, वो सेल खुद ब खुद मर जाता है। तो होता क्या है? लाइजोसोम्स एक्चुअली बहुत अच्छा काम करता है कि अगर कोई सेल डैमेज है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो लाइजोसोम्स क्या करता है? ब्लास्ट कर देता है अपने आप को। तो जैसे ही लाइजोसोम्स ब्लास्ट हुआ तो वो क्या होगा? वो पूरे सेल में फैल जाएगा, उस सेल को डैमेज होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। लाइजोसोम्स को क्या बोला जाता है? सेल का सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपने आप को क्या कर देता है? अपने आप को ही फोड़ देता है। ठीक है, इस और क्या नाम है? एटम बम ऑफ सेल। तो एटम बॉम्ब ऑफ सेल बोले या सुसाइडल बैग बोले, ये किसको बोला जाता है? लाइजोसोम्स को बोला जाता है। जिसकी वजह से ये क्या होता है? लाइजोसोम्स जो है डैमेज सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो लाइजोसोम क्या करेगा? अपने आप को ही फोड़ देगा। अपने आप को फोड़ने से ही उससे हाइड्रोलिक एंजाइम निकलेगा और उस सेल को डैमेज कर देगा। अब सुनिए, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उसी तरह से आरबीसी में ना ही लाइजोसोम्स होता है। लाइजोसोम्स नहीं होगा तो अब जो आरबीसी की बात करें, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स बोलिए या रेड ब्लड सेल्स बोलिए, तो अगर ऐसा सेल्स है जहाँ पे लाइजोसोम्स ही नहीं होगा तो वहाँ पे अगर सेल का कोई भी पार्ट, ठीक है, सेल का अगर कोई भी पार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो उसको मारेगा कौन? जैसे यहाँ पे लाइजोसोम्स मारा तो वहाँ पे कौन मारेगा? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पेन जो होता है, आरबीसी जो टिकता है वो लगभग 120 दिन के आसपास रहता है। ठीक है, तो होता क्या? अब मान लेते हैं आरबीसी का 120 दिन पूरा हो गया तो ये कहाँ चले जाता है? हमारे बॉडी के स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन में जाता है और यहीं पे आप यहाँ जाके मर जाता है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी को मारने के लिए लाइजोसोम्स है नहीं। अब जब लाइजोसोम है ही नहीं तो इसको तो कहीं और जाकर के मरना होगा। ठीक है, तो ये जाकर के कहाँ पे जाकर के मरता है? स्प्लीन में जाकर के मरता है। इसलिए आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि स्प्लीन को क्या बोला जाता है? आरबीसी का ग्रेवयार्ड, यानी आरबीसी का कब्र किसको बोला जाता है? तो स्प्लीन को बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटोप्लाज्म में। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? कलरलेस लिक्विड है। ठीक है,
हमारे सेल में 80 सेल में जानते हैं कि हम लोग वाटर भरा हुआ रहता है, तो जो लिक्विड है वही क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म दो तरह का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का मतलब अगर सेल में अगर लिक्विड पार्ट है, सेल में अगर लिक्विड पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो और न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोलेंगे जब न्यूक्लियस में लिक्विड पार्ट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, आपको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि क्रोमोसोम्स जो होता है ह्यूमन के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि अगर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बना होता है, जीन्स से, और जीन्स किससे बनता है, बना होता है डीएनए मॉलिक्यूल से। अब आते हैं 12 नंबर पे, ये है सीलिया और फ्लेजिला। अब ये क्या होता है, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी प्लांट सेल में नहीं पाया जा रहा है सीलिया और फ्लेजिला। ठीक है, ये एक तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के आउटर मोस्ट पार्ट में होता है। ठीक है, अब सेल के मूवमेंट करने में या सेल के फीडिंग करने में हेल्प करता है सीलिया और फ्लेजिला। ठीक है, तो याद रखिएगा सेलिया और फ्लेजिलिया जो है ये आपका सेल का मूवमेंट करने में या फिर सेल के फीडिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेल को फीडिंग करने में हेल्प करता है। अब जो ये तो बोल दिए कि सीलिया और फ्लेजिला जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक जो बड़े वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फ्लेजिला बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, यहीं से नाम आया है आपका सीलिया और फ्लेजिला, यानी सीलिया जो है ये स्मॉलर हेयर है और फ्लेजिला ये बड़ा हेयर है। ठीक है, अब आते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है ये किसके द्वारा खोजा गया था, ये हेकल के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अभी थोड़ी देर सीलिया और फ्लेजिला जो है ये एनिमल सेल में, प्योरली एनिमल सेल में पाया जाता है, और प्लास्टिड जो है ये किस में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, और बिगेस्ट ऑर्गेनल्स होता है प्लांट सेल में। ये अगर पूछा जाए सबसे प्लांट सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा है तो ये हो जाएगा प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड फिर 3 टाइप का होता है। क्या क्या है प्लास्टिड का 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और, ठीक है, ये देखिए क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड के सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि फूड के बनने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है, लीव्स में पाया जाता है, लीव्स या फिर स्टेम में। हम लोग जो जानते हैं पत्तियों में ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट की ही वजह से होता है, और ये पाया कहाँ जाता है, ये तो लीव्स में या फिर स्टेम में। स्टेम भी देखे होंगे कि ग्रीन कलर का होता है बहुत बार। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है किस चीज़ में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि फूड के बनने में हेल्प करता है। ठीक है, ये किसका पार्ट है, आपका प्लास्टिड का ही पार्ट है। ठीक है, प्लास्टिड का 3 पार्ट, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो फूड बनाया, और लिकोप्लास्ट क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट फूड को बनाता है, लिकोप्लास्ट फूड को स्टोर करता है। और ये जनरली कहाँ पे लिकोप्लास्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, रूट में मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट लीव्स में मिल रहा था, स्टेम में मिल रहा था, लिकोप्लास्ट आपका रूट्स में मिलेगा, फूड को स्टोर करेगा। लास्ट में बचा आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट गिव्स कलर, जो हम लोग ये क्या देता है, क्रोमोप्लास्ट कलर देता है। तो सबसे पहला आया था आपका क्लोरोप्लास्ट, वो क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट आपका फूड बनाएगा। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फूड। लिकोप्लास्ट आपको फूड को स्टोर करेगा, और लास्ट जो है आपका क्रोमोप्लास्ट ये कलर देगा। किस तरह का कलर, अब पूछा जाता है कि बताइए कि कैरोट का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो कैरोटीन की वजह से होता है। ये आए हुए क्वेश्चन हैं कि कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो कैरोट में। ठीक है, अब पूछा जाता है कि कलर ऑफ बीटरूट, बीटरूट का कलर किसकी वजह से होता है, तो ये बेटालिन की वजह से। टोमेटो का कलर किसकी वजह से होता है, लिकोपिन की वजह से। उसके बाद बात करें कलर ऑफ येलो फ्रूट्स, जो येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो ये इसमें जेंथोफाइल पाया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए, कैरोट में कैरोटीन, बीटरूट में बेटालिन पाया जाता है। ठीक है, और टोमेटो में लिकोपिन, और येलो फ्रूट्स में जेंथोफिल, जिसकी वजह से इसका कलर ऐसा होता है। ठीक है, अब आते हैं क्रोमोसोम्स पे। तो क्रोमोसोम्स के बारे में पहले ही बात किए थे हम लोग। ठीक है, कि क्रोमोसोम्स कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं, तो 46 या फिर 23 पेयर्स में 23। ठीक है,
और क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है और जीन्स होता है। ठीक है, बात करें क्रोमोसोम्स के तो मेल में क्या होता है, 44 ऑटोजोम्स होते हैं और 2 एलोजोम्स होते हैं, इसी को सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोले कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं टोटल 46 होते हैं, तो 46 में 44 क्या होता है, ऑटोजोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर एलोजोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेल में क्या हुआ, एक्स वाई, और फीमेल में सेम है, 44 दोनों में सेम है, लेकिन बाकी यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 जो है इसका एक्स एक्स है। ठीक है, मेल में एक्स वाई था और फीमेल में एक्स वाई, एक्स एक्स सॉरी, फीमेल में एक्स एक्स है और मेल में एक्स वाई। ठीक है, तो मेल और फीमेल का होना ये प्योरली डिपेंड करता है, ये आपका मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं एक्स वाई, उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स है। उसके बाद बात करें हम लोग कि एनिमल सेल, जो हम लोग पढ़े अभी, उसी चीज़ को यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो एनिमल सेल का साइज जो है ये आपका छोटा है, इसका साइज बिग है। कैसा होता है, साइज राउंड होता है और ये फ्लैट होता है। वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स ये स्मॉल होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। वैक्यूल्स क्या करता है, आपका जो वाटर है उसको ये करता है। ठीक है, बैलेंस करता है, वाटर को बैलेंस करता है। वैक्यूल्स इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में लार्ज होता है, क्योंकि प्लांट सेल का बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद सीलिया और फ्लैजिला सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट में नहीं होता है। उसके बाद लाइजोसोम्स भी एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन कॉमन है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, राइबोसोम्स दोनों में होता है, माने एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही ईआर होता है, गोल्जी बॉडीज होता है, न्यूक्लियस होता है, सेंट्रोजोम्स होता है। तो ये सारा पार्ट था आपका। ठीक है, अब आते हैं सेल का। सेल 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, जिसको मैंने बताया तो इसमें पूछा क्या जाता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सुनिए। पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक में इस इनमें से बताइए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा समझ लीजिए, याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे कि यूकैरियोटिक मतलब हम लोग, और हम लोग हैं तो अच्छे ही होंगे, यानी कि यूकैरियोटिक में ज़्यादातर चीज़ें पाई जाती हैं और प्रोकैरियोटिक में ज़्यादातर चीज़ें नहीं पाई जाती। जैसे न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में पाया गया, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहा, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में पाया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसी तरह से ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, इसमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है। लाइजोसोम्स, तो ये सारे जो मैंने रेड कर दी के मार्क किया है, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे लाइजोसोम किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट। तो ये जो रेड करके मार्क किया है मैंने, लाइजोसोम, ईआर, उसके बाद न्यूक्लियस है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारे यूकैरियोटिक में तो पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे ये जो होता है प्रोकैरियोटिक जो होता है ये हमेशा यूनिसेल्युलर होता है, और यूकैरियोटिक जो होता है यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टीसेल्युलर भी होता है। प्रोकैरियोटिक का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है और इसका लार्ज होता है। ठीक है, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में कभी कभार अगर होता है तो वो सिंपल होता है। ठीक है, जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर हुआ तो सिंपल होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे हम लोगों में सेल वॉल तो होता नहीं है। अब सुनिए, उसके बाद डीएनए जो होता है ये आपका सर्कुलर होता है यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, और लीनियर होता है यूकैरियोटिक में। साइटोप्लाज्म जो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है वो विदाउट सेल ऑर्गेनेल रहता है, और यहाँ पे यूकैरियोटिक में प्रेजेंट विद सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब रहा बात ये वाला इंपॉर्टेंट है कि सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन जो होता है मिटोसिस के द्वारा होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फिशन के द्वारा और यूकैरियोटिक में माइटोसिस के द्वारा। ठीक है, फ्लैजिला स्मॉल होता है, यहाँ पे लार्ज होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे एसेक्सुअल होगा, और यूकैरियोटिक में होगा सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। तो यूकैरियोटिक में जैसे हम लोग, मैंने पहले ही बताया था कि यूकैरियोटिक में हम लोग आएंगे, ह्यूमन आएगा और कौन सा, मेपल ट्री सेल्स, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें का जो एग्जाम्पल होगा प्रोकैरियोटिक का वो होगा साइनोबैक्टीरिया एंड मेथोजीन्स होगा, मेथनोजीन्स, ठीक है। याद रखना है साइनोबैक्टीरिया और मेथनोजीन्स जो होता है प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, जबकि ह्यूमन और मेपल ट्री जो है ये आपका यूकैरियोटिक का है, ठीक है। तो बस इतना ही कुछ था सेल से रिलेटेड, ठीक है।